हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ लब्धि भाटिया और इस वीडियो से शुरू होने जा रहा है इंग्लिश पोएट्री 10 जीएससीबी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। पहली यूनिट में आपकी दो पोएम है जो कि दोनों ही सेम राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। अब थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक अमेरिकन पोएट हैं जो कि नेचर और ह्यूमन इमोशंस के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट खेलते हैं अपनी पोएम्स में। तो वो हमेशा ही किसी न किसी नेचर के व्यू के बारे में अपनी पोएम में जिक्र करते हैं जो कि हमें अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेटेड लगता है। किसी और मैटर में, किसी और सब्जेक्ट में हमें उनकी वो नेचर की बात, जिस तरीके से वो खूबसूरती बता रहे हैं, जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आम तौर की ज़िंदगी में हमें रिलेट करती है। और यही उनकी खासियत है। उनकी ऐसी काफ़ी सारी पोएम्स हैं। आपकी बुक में ये दो पोएम्स दे दिए। अगर हम 9th स्टैंडर्ड याद करने जाएँ तो रोड नॉट टेकन में भी वो बात कर रहे थे जंगल के रास्तों की, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि हमें भी हर बार ऐसी दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस मिलती है अपनी लाइफ में, और हम जब भी एक को चूज़ कर लेते हैं तो दूसरे को आगे जा कर के ज़रूर याद करते हैं। इसी तरह इस बार डस्ट ऑफ स्नो पोएम आपकी टेक्स्ट बुक में रखी गई है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और इसमें डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो के पार्टिकल्स की वजह से हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है या आ सकता है, इतनी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा इम्पैक्ट उनकी लाइफ में हुआ है, उससे इंस्पायर होकर के उन्हें ये पोएम लिखी है। और एक ये खास बात आपको बता दूं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स ना कि सिर्फ सीन पोएट्री में, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दो पोएम्स हैं, बल्कि अनसीन पोएट्री में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में देखी जाती है। तो आपका आज की इस वीडियो के बाद ये एक छोटा सा होमवर्क रहेगा कि आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एटलीस्ट 3 to 5 पोएम्स और प्रिपेयर करें, रीड करें, समझने की कोशिश करें और उनके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करें या फिर उनके बारे में एक समरी लिख लें ताकि आपको उसका मीनिंग अच्छे से समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक की पोएम डस्ट ऑफ स्नो से, जिसमें आपको एक व्यू, एक माइंड में इमेजरी क्रिएट हो जाए, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम में काम किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हैं यहाँ पे हैमलक ट्री के नीचे। तो पोएम की इमेजरी में सेट है ये एक हैमलक ट्री जिसके नीचे बैठे हैं हमारे पोएट। वो कहीं से आ रहे थे और यहीं से गुजर रहे थे। हैमलक ट्री के नीचे से पूरा बर्फीला, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम में मौसम भी इस बार फ्रॉस्ट जैसा है, काफ़ी बर्फीला मौसम हो रखा है और हैमलक ट्री पूरी तरीके से स्नो में कवर्ड है। ऑफ कोर्स हमें टाइटल से ही पता चलता है डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो के मौसम की यहाँ पे बात हो रही है। और यहाँ पे हम स्पॉट कर सकते हैं एक क्रो को जो कि ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। अब पोएम कहाँ पे सेटल हो रही है कि पोएट इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि हैमलक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, हैमलक ट्री पॉइजनस या फिर श्रापित माना जाता है, और वहीं क्रो जो है वो भी इल ओमेन मतलब नेगेटिविटीज शो करता है। हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में भी क्रो का बैठना शुभ नहीं माना जाता है। तो उसी तरीके से हैमलक ट्री और क्रो ये दोनों ही पोएट का सैड मूड जो है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। पोएट आज सैड है और उनका दिन और ख़राब करने के लिए वो कोइंसिडेंटली जा करके रुके हैं हैमलक ट्री के नीचे, और कोइंसिडेंटली उस हैमलक ट्री पे आज एक क्रो बैठा है। तो अब देखते हैं पोएम में ऐसा क्या हो गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारी लाइफ को एक लेसन दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. इस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बस 8 लाइन्स में, एक ऑक्टेट इस पोएम को कहा जाता है, एक छोटी सी पोएम जो कि एक ही सेंटेंस की है लेकिन उसके लाइन्स ब्रेक करके उसको 8 लाइन्स में बनाया गया है। और इस पोएम का लिटरल मीनिंग जानने के लिए हम एक बार फिर से पोएम को पढ़ेंगे। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से जो क्रो ट्री पे बैठा है वो थोड़ा सा हिला मतलब कुछ मोमेंट हुई, जैसे उड़ करके कहीं से आया और बैठा ट्री पे, या फिर बैठा था और कहीं के लिए उड़ गया, या फिर बैठे बैठे ही थोड़ा सा खुद की बॉडी को उसने शेक किया, थोड़ा सा मूव किया। तो जिस तरीके से उसने किया उसका रिजल्ट ये आया कि डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलक ट्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आकर के गिरा। यहाँ से थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नो गिरते 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 रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे, पोएट पे आकर के गिरा। डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो का एक छोटा सा पार्टिकल, बिल्कुल पिंच ऑफ पार्टिकल, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसकी वजह से मेरे दिल का जो मूड था वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं जो ऑलरेडी सोच रहा था उससे हट करके मेरा ध्यान क्रो और ट्री पे चला गया। अच्छा,
एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा जो बच गया था वो संभाल लिया, वो बचा लिया। कैसे दिन का? आई हैड रूड, मेरा ऑलरेडी दिन खराब जा रहा था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि उनका पूरा दिन काफ़ी दुखमय था और इस चीज़ की वजह से अ चेंज ऑफ मूड, तो सैड से चेंज ऑफ मूड क्या हो सकता है? हैप्पी। तो यहाँ पे उनका मूड जो था वो सैड था और अब वो हैप्पी या डाइवर्टेड मूड में आ चुके हैं। वो जिस भी चिंता में अपना ध्यान पूरा वहाँ डाल करके बैठे थे, इस एक्टिविटी की वजह से, इस अनइम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट जिस पे हमारा रोज़ तो ध्यान भी नहीं जाता है, कभी भी धूल उड़ के आ जाती है। अगर स्नोफॉल की बात हो रही है तो स्नो है तो गिरेगी ही, लेकिन उस समय एकदम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ध्यान हटा कि यहाँ कहाँ से? हैमलक ट्री से बर्फ़ गिरी है। और जैसे ही उनने देखा कि बर्फ़ कैसे गिरी है तो उनने देखा एक क्रो की मूवमेंट की वजह से। तो एक पेसिमिस्टिक इंसान जो कि नेगेटिव सोचता रहता है वो तो ऑलरेडी अभी काफ़ी सॉरोफुल मूड में थे, तो वो तो यही सोचते कि आज दिन ऐसा है और अपशगुन देखो कि एक कौवे की वजह से मेरे ऊपर स्नो गिरी। लेकिन स्नोफॉल, रेन, ये सब लोगों को अच्छी लगती है, तो उनका क्या मूड हो गया? स्नो गिरी, अच्छा लगा। एंड व्हेन ही सॉ दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ अ क्रो, अ नेगेटिव ऑब्जेक्ट, तो उन्हें वो चीज़ ध्यान में आई। और फिर उस चीज़ के ऊपर से जब उन्होंने ये देखा कि ये तो एक हैमलक ट्री है, हैमलक ट्री जो कि इतना बुरा माना जाता है, आज स्नो में कवर्ड कितना सुंदर लग रहा है। और इतने ब्यूटीफुल ट्री को कोई क्यों इतना ज़्यादा श्रापित समझता है, इतना पॉइजनस समझता है और उसके पास से गुजरना भी ठीक नहीं समझते हैं। आज ये सारे थॉट्स में क्रो, ब्यूटीफुल ट्री, हैमलक ट्री, अ ब्यूटीफुल ट्री, इस सब थॉट्स में उनकी जो चिंता थी वो उस समय के लिए टल गई। उनकी जो चिंता थी उस समय के लिए उनका ध्यान वहाँ से डाइवर्ट हो गया। तो वो सब लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो ओल्ड एज मिथ, जो हमारे पुराने विचार हैं, जो बरसों से हमारी किसी न किसी जनरेशन से, बहुत पूर्वजों से, एंसेस्टर्स से हमें सुनने मिलती है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं इतनी भी रिलायबल नहीं है। हम समझते हैं कि क्रो अच्छा नहीं है, हम समझते हैं हैमलक ट्री अच्छा नहीं है, लेकिन वो इतना ब्यूटीफुल है और कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहा है, हार्मलेस है। तो फिर क्यों बेवजह की स्टोरीज़ में, फिक्शनल स्टोरीज़ में और फिक्शनल मिथ्स में हम इन चीज़ों को बुरा समझते हैं? बुरा समझने से जो नेगेटिविटीज़ फैलती है वो इनकी एक्चुअल नेगेटिविटीज़ से भी कई ज़्यादा है। तो हमेशा के लिए सिर्फ ओल्ड एज मिथ्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए। और इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी हमको बड़े लेसन्स दे देती है कि ये तो एक बेसिक चीज़ है जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते, बस पता है कि इट इज़ नेगेटिव बट इट कैन लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट समटाइम्स ऑल्सो। वो अभी के लिए हार्मलेस है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो हमारा भी कोई हक नहीं बनता कि हम ऐसी चीज़ों पे बेवजह कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलें। ठीक है, जिन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, उन चीज़ों को हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम बातें बढ़ाने के लिए, ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, तो और बातें करने के लिए कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा तो कुछ भी टॉपिक उठा करके बात करना इज़ नॉट गुड। एक बार फिर से पढ़ेंगे ये सारी लाइन्स और हम देखेंगे कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई या नहीं। The way a crow shook down on me, step by step पढ़ेंगे। The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Of a day I had rued, यहाँ पे rued का मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ruined, जो मैंने खराब कर दिया, जिस पे मुझे अब रिग्रेट हो रहा है। तो एक बार हम ग्लॉसरी भी पढ़ लेंगे जिसमें हमको हैमलक ट्री का मतलब बताया गया, अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। और यहाँ पे रूड का मतलब हेल्ड इन रिग्रेट या फिर रूइंड, जो दिन हमने हमारा खराब कर दिया। अब इसके आगे पोएटिक डिवाइस आती है। पोएटिक डिवाइस बच्चों ये होता है कि इसमें दो तरीके की चीज़ें होती है। एक राइम स्कीम जो कि जीएससीबी करिकुलम में नहीं आती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये बहुत मज़ेदार चीज़ है तो बच्चे ज़रूर सीखें। ठीक है, और फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि इस पोएम में काफ़ी कम है और हम सारी पोएम्स की डिटेल में यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम बच्चों राइमिंग वर्ड्स जो हम क्लास 1-2 में सीखते थे, ग्रेड्स 1 और 2 में सीखते थे, तो राइमिंग वर्ड्स हमको पोएम से निकालने, जो कि पोएम के लास्ट वर्ड्स, हर लाइन के लास्ट वर्ड में से ही होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे।
इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे UGT और ऐप स्टोर पे मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। जैसे अंडरलाइन करें क्रो, फिर मी उसका सिमिलर नहीं है, स्नो उसका सिमिलर है और ट्री मी का सिमिलर है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। हमें बस क्रॉनिकली ABCD लिखना है और जो सेम वर्ड्स हैं उन पे सेम लेटर देना है, और जहाँ भी सेम नहीं हो रहा है वहाँ पे एक न्यू लेटर दे देना है। ए के बाद मी जो था वो सिमिलर नहीं हो रहा था तो हमने बी दे दिया, लेकिन स्नो क्रो से सिमिलर था हमने वापस से ए दे दिया, और ट्री मी से सिमिलर था तो हमने वहाँ पे वापस से बी दे दिया। अब न्यू स्टैंजा में या तो हम सेम लेटर्स ले लें या तो हम डिफरेंट लेटर्स ले लें। अब पोएम अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे अगर कोई बैलेड सॉन्ग है 2-3 पेजेस का है तो Z तक बात खत्म हो जाएगी। हाँ, हर स्टैंजा में सेम है तो एक ही फॉलो होनी चाहिए, लेकिन अगर हर स्टैंजा में डिफरेंट है तो फिर हम अलग अलग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग है, ठीक है, ओके, सी, फिर चेंज हो रहा है डी, अगेन पार्ट एंड हार्ट आर राइमिंग, तो सी और र्यूड और मूड जो है वो सेम है। लेकिन यहाँ भी हो तो यही रहा है कि ऑल्टरनेटिव लेटर्स जो है, जैसे ए बी तो नीचे भी ए बी जैसा ही साउंड आ रहा है, तो हमारा इस पोएम का स्टैंजा वाइज राइम स्कीम होगा ए बी। आई होप इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और फिर हम देखते हैं हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि इस पोएम में सिर्फ एक GSCB करिकुलम वाली फिगर ऑफ स्पीच है आपकी एलिटरेशन। एलिटरेशन सबसे बेसिक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें इनिशियल लेटर्स पे आपको ध्यान देना रहता है। इनिशियल लेटर्स, इनिशियल साउंड, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना रहता है। जैसे हैज़ गिवन माई हार्ट, तो एक लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं जिनका पहला लेटर H है। सिमिलरली 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर S है। सेव्ड सम, ठीक है, बोलने में अच्छा लग रहा है, तो जैसे ही आपको ऐसे कोई वर्ड्स दिखाई देते हैं आप इमीडिएटली एलिटरेशन मार्क कर देंगे। फाइन, ये सबसे इजी और बच्चों का सबसे फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन यही होता है। अगर किसी पोएम में कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, एलिटरेशन ज़रूर मिलेगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। इसके अलावा इस पोएम में अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बताऊँ तो एक मेन फिगर ऑफ स्पीच आपकी रहेगी एंजैम्पमेंट। क्या रहेगी? एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट मतलब एक ही सेंटेंस को ब्रेक करके डिफरेंट लाइंस में बनाना। तो इस पोएम में तो हम ध्यान देने जाए तो टोटल एक ही इंग्लिश का सेंटेंस बन रहा है। पूरा पोएम एक ही लाइन पे है, बस 8 लाइन में तोड़ दिया है। दैट इज एंजैम्पमेंट। जब कोई लाइन कंटिन्यू होती जाती है और 2, 3, 4 लाइन्स बन जाती है पोएम की, तो उसे एंजैम्पमेंट कहते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया है। इन केस अगर आपको कभी भी ऑप्शन में दिया है तो ये नहीं होना चाहिए कि हमें पता नहीं है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे डी और डी लेटर के वर्ड्स के फर्स्ट लेटर में नहीं है ये, लेकिन पूरे लाइन में ऐसा सेम साउंड बार बार आ रहा है और ये एक कॉन्सोनेंट है। 2 तरीके के वर्ड्स होते हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, और क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा कॉन्सोनेंट्स। जब वोवल या कॉन्सोनेंट, तो उसमें से कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा बार अगर बार बार सुनाई दे रहे हैं, बोलने में बार बार ड ड ड र र र ऐसा आ रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट्स नाम की फिगर ऑफ स्पीच के अंडर में आएगा। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपके करिकुलम में नहीं भी है लेकिन आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। चलिए, लास्ट हम जाते हैं समरी पे, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए ताकि आपका रिटन वर्क भी उतना ही कंप्लीट रहे, और आपको कोई भी डाउट है अगर, तो आप तुरंत की तुरंत उसको सॉल्व कर सके। बाद में जितना डिले करेंगे उतना ही रह जाएगा। स्टार्ट करते हुए हम देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक बहुत फेमस पोएट है और आपके लिए तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनकी पोएम्स आपकी बुक में इतनी ज़्यादा दे रखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट शोज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस। की पॉइंट्स को मैं मार्क कर रही हूँ हाईलाइट, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस इन हिज पोएम, ये वाली पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। द पोएम इज अबाउट अ स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट दैट चेंजेस द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी।
उनका मूड कैसा था और कैसा हो गया, उनका मूड सैड था और फिर हैप्पी हो गया। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ शॉर्ट पोएम, ऑक्टेट है ना, 8 लाइन्स की बिल्कुल ये पोएम है ऑफ 8 लाइन्स विथ अ सिंपल राइम स्कीम। इसका राइम स्कीम भी हमने देखा बहुत सिंपल है, विच गिव्स इट अ लाइट, जो किस तरफ फोकस करे, गिव्स इट अ लाइट मतलब ये ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजेस आपकी समरी में, आंसर्स में लिखने में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। गिव्स इट अ लाइट मतलब फोकस कर रही है, वहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रही है कि इस टॉपिक पे ये पोएम है। एंड पॉजिटिव टोन क्या दे रही है हमको, एक फोकस दे रही है कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम किस तरफ इशारा करना चाह रही है, और एक पॉजिटिव टोन, एक पॉजिटिव लेसन हमको दे रही है, एक ऑप्टिमिस्टिक बात की जा रही है। एट द बिगिनिंग पोएम जब शुरू होती है तो पोएट काफ़ी सॉरोफुल फील कर रहे होते हैं, फीलिंग सैड, एंड ही इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलक ट्री वेयर अ क्रो इज सिटिंग। एक क्रो भी बैठा है वहाँ पे। तो हमारे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है पोएट के अलावा? अ हेमलक ट्री एंड अ क्रो। फाइन, अ क्रो इज सिटिंग। बोथ द क्रो एंड द हेमलक ट्री यूजुअली रिप्रेजेंट नेगेटिविटी। ये दोनों ही यूजुअली ह्यूमन मेंटालिटी में नेगेटिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर व्हेन द क्रो शेक्स द ट्री, जब क्रो की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट होता है प्लांट्स में, अ लिटिल स्नो फॉल्स ऑन द पोएट। हल्की सी स्नो जो है वो फॉल होती है पोएट पे, जिसकी वजह से दिस स्मॉल मोमेंट, इतनी छोटी सी एक्टिविटी की वजह से पोएट का ध्यान डाइवर्ट होता है और वो एक थियरी पे पहुंच जाते हैं। क्या थियरी पे पहुंच जाते हैं कि ये चीज़ अच्छी भी हो सकती है, चेंजेस हिज मूड्स एंड मेक हिम फील बेटर। आगे हमें बता रहे हैं, द पोएम टीचेस अस दैट इवन अ स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यही लेसन जो हमें डस्ट ऑफ स्नो में से मिला है, और यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स भी अंडरलाइन कर दी है, जिस तरीके से आप भी अपनी नोटबुक में हाईलाइट या अंडरलाइन करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से ये पोएम समझ में आ गई है और अब आप इजीली इसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी पोएम की तरह बाकी टेक्स्ट बुक की फर्स्ट फ्लाइट की सभी पोएम्स देखने के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।